बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 जून 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। आपसे दूसरी गपशप, आपसे दूसरा आमना सामना। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं। 2000 लोगों का देखना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट पे क्या कुछ मौजूद है। उसके बावजूद आप लोगों की तकलीफ करना, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। हम कुछ ताज़ा तरीन खबरें डिस्कस करेंगे और 4 मुद्दे वो हम डिस्कस करेंगे। मुद्दे आज हमारे ये हैं कि बिल आखिर अर्दली ने, लेले ने तस्लीम कर लिया कि जो 2024 के इलेक्शन थे वो फेक थे, वो जाली थे। लेकिन साथ ही वो कहता है कि 2018 के इलेक्शन भी इसी तरह थे। आज हम थोड़ा सा मुवाजना करेंगे कि वाकई 2018 और 2024 के इलेक्शन एक जैसे थे। ये हमारा पहला मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा हमारा होगा कि जर्नैल जो है वो अमरीकी गुलाम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DGSI हमीद गुल ने कहा था कि जितने भी चीफ्स हैं उनकी जो नॉमिनेशन है वो अमेरिका से होती है। और इस बात का इजहार जो है वो और एक लेफ्टिनेंट जनरल ने भी किया था। अभी जो है ना वो मेरे ज़हन में उनका नाम आ जाएगा कि वो कौन थे। और जो नूने और पीपे हैं ये जर्नैलों के गुलाम हैं, यानी जर्नैल अमेरिका के, और जो नूने पीपे हैं पटवारी और दूसरा जो इंटीरियर सिंध का जाहिल तबका है, सारे तो नहीं, वो जर्नैलों के गुलाम हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो दलाल वो अमन का चूरन बेच रहे हैं, तो उनके सामने चंद गुजारिशात रखनी है कि इस अमन का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान में अमन को किसने पारा पारा किया। आखिरी हमारा मुद्दा होगा वो ये कि डॉक्टर महरंग बलोच वो गद्दार नहीं है, बल्कि तुम गद्दार हो। ये किसने कहा है? पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत ने ये ट्वीट दागा है, इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मंगल इमरान खान की, जेल इमरान खान से मुलाकात का दिन। जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो पाकिस्तान में जो है वो 5:30 बजे हैं शाम के। तो 3 बजे अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी KPK हाउस में, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो थोड़ी डिले हुई। बहरहाल देखना ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं, क्योंकि आज कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आई। PTI के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से या कोई जोर लगाने का कोई सबूत सामने नहीं आया कि वो कोई जोर लगाएंगे या वो अडयाला जाएंगे। बहरहाल बहनें तो जाएंगी, उनके साथ कुछ लोग भी जाएंगे, और हस्ब तवक्को जो है वो इमरान खान की मुलाकात वो नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, जब ये डॉक्टर महरंग बलोच से डरता है तो फिर इमरान खान तो आपको पता है, इमरान खान तो बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं और वो असूली तौर पे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। लेकिन निजाम के पास बंदूक है, निजाम के पास टैंक है, निजाम के पास JF थंडर हैं, वरना पानी खुलवा लिया जाता, इंडिया को बता दिया जाता उसकी औकात का। लेकिन मेरे जहन में एक जो है वो आइडिया आ रहा है, वो ये कि मुहर्रम के नाम पे अगर फौज वो रिक्वेस्ट करे इंडियन से कि वो मुहर्रम की वजह से पानी खोल दें, यदीद न बने, मोदी को कहें, तो शायद उनके दिल में रहम आए। जो 2 कोट्स आपके सामने रखनी है वो ये हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहां के जर्नैल भी अरबपति, जज भी अरबपति, सियासतदान भी अरबपति, सहाफी भी अरबपति हैं, लेकिन मुल्क और अवाम मुफलिस और भिखारी हैं। ये आपने जवाब देना है कि ये लोग तो वो हैं अरबपति, लेकिन अवाम और मुल्क ये मुफलिस है। दूसरी कोट ये आपके काम आएगी। कभी कभी हम अपनी तकलीफों का इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं,
हालांकि हकीकत ये होती है कि रास्ता हमने खुद चुना होता है। कांटों पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमने अपने पांव खुद रखे थे, वो तो अपनी जगह पर पहले ही मौजूद थे। कांटे। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हर दर्द के पीछे किसी न किसी फैसले का हाथ होता है। इसलिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की बजाय अपने कदमों का जायजा लेना सीखें। खुद एहतसाबी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज से बाहर निकल आए कौम, आज से कौम इनकार कर दे कि हम रियाया नहीं है, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, तो ये सिस्टम बदल सकता है। बहरहाल हमने कांटों पर खुद पैर रखे हुए हैं, तो फिर कांटों से क्या गिला करना। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है, ये बड़ी मुज़ाहिका खेज खबर है। खबर ये है कि अमेरिका कहता है कि हम असासे बहाल कर देंगे ईरान के, लेकिन इसके बदले में ईरान हमसे सोयाबीन खरीदे, ईरान हमसे मकई खरीदे और ईरान हमसे गंदम खरीदे। अंदाजा करें इन बनियों का और इन लानतियों का कि पैसे ईरान के इतना अरसा फ्रीज करके रखे और अब शर्त आयद कर रहे हैं कि जी हमसे ये चीजें खरीदें। अगली खबर पे चलते हैं। ये भी दिलचस्प खबर है हमारे लिए, खासकर सोशल मीडिया पर 5% टैक्स वो मंजूर हो गया है। पहले तजवीज थी, लेकिन अब बजट मंजूर हो गया है, तो सोशल मीडिया पे 5% टैक्स लगेगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो जिस किस्म का कंटेंट बनाते हैं, तो उस पे जितनी भी आमदनी होगी उसमें से 5% जो है वो आसफा भुट्टो के जहेज के लिए और मरियम सफदर की जो है वो सर्जरियों के लिए वो काटा जाएगा। और डीएचए के लिए भी 5%, ये जो कंटेंट अपना कैमरा, अपना माइक, अपना डेटा, अपने आगे बंदे रखे हुए खुद मेहनत करे 4-4, 5-5 घंटे जो है ना वो, लेकिन ये 5% जो है वो हुकूमत लेगी। ये अगली खबर आपसे शेयर करनी थी। उसके बाद जो खबर है वो ये कि पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट साहब हैं, ये वजीर आला बन गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के। सिंध के बाद एक दूसरी रियासत वो इस खानदान को मिल गई। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या जर्नैलों को नहीं पता कि ये कितने करप्ट हैं? क्या जर्नैल कराची नहीं जाते? क्या इंटीरियर सिंध का हाल नहीं देखते? लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान के खैर खा है ही नहीं। यहाँ पे साजबाज है, यहाँ पे जोड़ तोड़ है। वजीर आला बिला मुकाबला होता है, स्पीकर बिला मुकाबला, डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला, अपोजिशन लीडर बिला मुकाबला, और ये तीनों जर्नैल अमरीकी गुलाम, पीपे और नूने वो जर्नैलों के गुलाम, और बेहतरीन जो फिक्स मैच है वो चल रहा है। अगर इमरान खान ना आते तो हम तो मरते दम तक यही समझते कि ये आपस में दुश्मन है और ये आपस में मुखालिफ हैं, लेकिन शुक्र है इमरान खान ने आकर हमें बता दिया कि ये तीनों ये एक ही सिक्के के जो है ना वो रुख है। उसके बाद अगली खबर यह है कि कियर स्टॉर्मर, ये वजीर आजम थे बरतानिया के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब तबसरा हो रहा है कि कियर स्टॉर्मर ने जो है अमेरिका का साथ नहीं दिया था ईरान के खिलाफ, तो जो स्टेब्लिशमेंट थी जो अपने आप को जमहूरियत की मां कहते हैं लानती, वो इसके खिलाफ हो गए कि इसने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया अब नए हुर्मुज पे और ईरान के खिलाफ, लिहाजा कियर स्टॉर्मर को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। अगली खबर, लियोन मेसी, आप जानते हैं अर्जेंटीना के कप्तान हैं, जादूगर हैं। अगर फुटबॉल ने कोई बेहतरीन खिलाड़ी पैदा किए हैं तो उसमें लियोन मेसी भी शामिल हैं। पिछला वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया था अर्जेंटीना को, इस वक्त भी फेवरेट है। ये दुनिया वर्ल्ड कप में यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले ये एजाज जर्मनी के क्लोजे के पास था, अब ये एजाज लियोन मेसी के पास है कि वो सबसे ज्यादा जो है वो गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जावेद हाशमी क्या कहते हैं? अब जावेद हाशमी को जानते हैं, ये पीटीआई में रहे,
फिर नून लीग में रहे, इन्होंने मुसलसल इलेक्शन जीते, फिर बीमार हो गए। वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट में वो क्या कहते हैं, डॉक्टर मारन बलोच को उम्र कैद की सजा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, पाकिस्तान के साथ। जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सजा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलैदगी पसंदों को फरोग दिया है। गद्दार मारन नहीं, गद्दार तुम हो। मारन बलोच को उम्र कैद की सजा देकर क्या पैगाम दिया गया है कि कोई पुरअमन जद्दोजहद न करे, कोई तकरीरें न करे, कोई मुजाहरे न करे। हाँ, क्लाशनकोफ अगर मिलती है, स्टेन गन मिलती है, तो वो हाथ में पकड़े, बैंक लूटे, शहरों को यरगमाल बना ले तो फिर ठीक है, वरना मारन बलोच उम्र कैद। आगे हाशमी साहब लिखते हैं, एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वजीर आजम की आईनी हैसियत को बर्बाद कर रहा है। यानी वो लेला, वो गवाची गांव की तरह कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। ईरान का आर्मी चीफ आया, ठोक के रख दिया अमेरिका और इजराइल को। अमेरिका का आर्मी चीफ आया, इजराइल का आया, कतर का आया, पूरी दुनिया पर नजर दौड़ा ले। वो इटली की वजीर आजम में खातून फिर रही है, उनका आर्मी चीफ नहीं है, हालांकि मर्द होगा, लेकिन ये मुल्क तो वखरे आर्मी चीफ है। हमें इतराज यही है, ये डोमेन ही नहीं है आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ की डोमेन तो सरहद है, दहशतगर्दी को रोकना है। वो जीप में बैठे और जाए वहां पे, बुलेट प्रूफ जीप में बैठे, जवानों को पता करे, जवानों के इलाज का पता करे, जवानों की बच्चों की तालीम का पता करें, जवानों के क्वार्टरों को देखें कि वो किस तरह रह रहे हैं, जवानों का मुरायल अप करें, उनके साथ रहे और जीएचक्यू को मुंतकिल करें वादी तीरा में, जीएचक्यू को मुंतकिल करें वजीरिस्तान में, जीएचक्यू को मुंतकिल करें पंजगोर में या किला अब्दुल्ला में। इधर किधर जीएचक्यू जो है ना वो मौजें कर रहा है प्लाजों में। बहरहाल वो वजीर आजम की हैसियत ही उन्होंने बर्बाद कर दी है। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वजीर आजम की आईनी हैसियत को शानवी कर रहा है, जो पहले ही गैर आईनी वजीर आजम है। मजे की बात है, वो पहले ही गैर आईनी है। इसकी आईनी सजा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। जावेद हाशमी कह रहे हैं कि इसकी जो सजा है वो आसिम मुनीर को भुगतनी पड़ेगी। अगली खबर पे चलते हैं। अंसार अब्बासी ने आज बोट उठाए हैं, जंग अखबार देख ले, बोट उठा के कंधे पे रख लिए हैं। नखरे यानी ये इरफान सिद्दीकी और सुहेल वड़ाई से भी जो है वो आगे चले गए हैं। ये कहते हैं कि आसिम मुनीर के खिलाफ पीटीआई मनफी मुहिम चला रही है, लेकिन आसिम मुनीर को अमेरिका ने एक अजीम जर्नैल, एक गैर मामूली इंसान और एक जबरदस्त फाइटर करार दिया है। तो अंसार अब्बासी को बताना था, अब जरूर उठाएं, कंधों पे रखें। लेकिन यही जो है वो अयूब के साथ भी यही था, याया के साथ भी यही था। याया ने तो चीन से राब्ता करवाया था, मुशर्रफ भी यही था, जिया भी यही इसी तरह था, इसी तरह। फिर बाद में आप लोग जानते हैं ये इसी तरह होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि अजीम जर्नैल और अजीम फाइटर, किधर क्या वो बाजवा, कल तक वो बाजवा के तर्जुमान थे, अब इन्होंने जाना है नया आएगा और आप तैयार हो जाएंगे उठाने के लिए। नखरे यही मुल्क में चल रहा है। बहरहाल जी, उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि बड़ा अजीब वाकया हुआ है लेबनान में। लेबनान में यह वाकया हुआ है कि ईसाई और मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं इजराइल के हमलों के खिलाफ, कि इजराइल नाजायज तौर पे हमारी सरजमीन पे हमले कर रहा है और एक बहुत बड़े चर्च में मुसलमानों को पनाह दी गई है और काफी बड़ी तादाद में पनाह दी गई है। दूसरी तरफ नौजवानों ने मुजाहरा किया है, फौज में भर्ती के लिए उनको कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन इजराइल की फौज में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये बच्चों को मारती है, ये औरतों को मारती है, ये दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ती। तो बहुत सारे नौजवानों ने मुजाहरा भी किया है और उनका नारा था कि मर जाएंगे लेकिन
इजरायली फौज में नहीं जाएंगे। अब आपको सारी बात ये समझानी है कि किस तरह जर्नैल जो है वो अमेरिकी गुलाम हैं और पीपे और जो नूने हैं ये जर्नैलों के गुलाम हैं। आपने इसको गौर से सुनना है, बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में तकरीबन 130 मुल्क आजाद हुए, जिनमें से 35 मुल्क जो यूरोपीय कॉलोनियां थी सिर्फ एशिया में आजाद हुए, जिनमें एक प्यारा पाकिस्तान भी है जो ब्रिटिश कॉलोनी था। यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्क बनाने की सेल लगी हुई थी, जबकि बेशुमार आजाद होने वाले मुल्कों ने जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और इन जैसे कई मुल्कों ने आजादी के लिए बराह रास्त दूसरी जंग अजीम में हिस्सा भी नहीं लिया था, फिर भी वो आजाद कर दिए गए। ये सोचने वाली बात है। सादा तरीके से बयान करूं तो दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर पूरी दुनिया को हरासा कर दिया था और सारी यूरोपीय साम्राज्य ताकतों से कहा कि दुनिया का निजाम अब अमेरिका चलाएगा, आप अपने गुलाम मुल्कों को आजाद करके अपने अपने मुल्क को रवाना हो जाओ या फिर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहां सवाल उठता है कि अमेरिका ने इतने सारे मुल्क आजाद क्यों करवाए, जबकि वो यूरोपीय मुल्कों की तरह इन मुल्कों को गुलाम रख सकता था। यहां अजीम अमेरिकी दिमागों ने जिस्मानी गुलामी का रुख तब्दील करके उसे मालियाती गुलामी में बदल दिया और बेतहाशा आबादी वाले मुल्कों को चंद वफादारों के जरिए असला और कर्जे देकर चलाने का फैसला किया। अब एक नया मुल्क बना है, उसे दिफा और मिशन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए जो फौरन अमेरिका ने फराहम किए। अमेरिका ने न सिर्फ इन मुल्कों को आजादी दिलाई बल्कि उन्हें दिफा के लिए असला और मिशन चलाने के लिए पैसे फराहम किए, बिजली के लिए डैम बना कर दिए और ये सारे मुल्क अमेरिका के वफादार बन गए। यहां से अमेरिकी मालियाती गुलामी का दौर शुरू हुआ और प्यारे पाकिस्तान में अमेरिका से ये डीलिंग पहले दिन से फौज करती आ रही है और अमेरिका जब चाहे अपने गुलामों को आपस में भी लड़ा देता है और किसी और से भी लड़ा देता है। यहां ये बताते चलूं कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका किसी एक मुल्क का नाम नहीं बल्कि 50 मुल्कों को अमेरिका कहा जाता है और अमेरिका की 50 रियासतों में हर रियासत का अपना झंडा है, अपनी एयरफोर्स, अपनी फौज, अपनी नेवी, अपनी एयरलाइंस, गर्जे के हर चीज अपनी है और अपना कानून है। सादा लफ्जों में बयान करें तो 50 मुल्कों के इश्तराक को मुत्तहिदा हाय अमेरिका कहा जाता है और इनमें सिर्फ डॉलर का नोट और टैक्स का निजाम मुश्तरक है जो वफाक या वॉशिंगटन के जेर इंतजाम है और कुछ वफाकी कानून जो टैक्स इकट्ठा करने और इन 50 मुल्कों के दिफा के बारे में हैं, वरना ये अलहदा 50 मुल्क हैं जो अपने इदारों की इमारतों पर अपने झंडे के साथ अमेरिकी झंडा भी लहराते हैं। और इसी कामयाब तजर्बे के जरिए अमेरिका दुनिया में बेशुमार मुल्कों को अपनी रियासतों के तरीके से चला रहा है, खुसूसन वो मुल्क जिन्हें अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद आजादी दिलाई और ये सारे मुल्क कर्जों में जकड़े हुए हैं। और प्यारा पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जहां वो शहरी भी मकरूज है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब खान ने कहा था क्या हम कोई गुलाम हैं, क्यों कहा था? क्योंकि खान जान चुका था कि पाकिस्तानी जनरल्स अमेरिकी गुलाम हैं और आगे नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जनरल्स के गुलाम हैं। ये इस मुल्क के वायसराय हैं और अवाम का
وائسرائے ہیں اور عوام غلام ہیں، یہ انتہائی برے حالات میں بھی 12 ارب کا جہاز لے لیتے ہیں، پر خان کے آزادی کے نعرے کا مذاق اڑانے والے غلام ابن غلام ہیں اور نہیں جانتے کہ عاصم منیر پاکستانی تاریخ کا وہ واحد جرنل ہے جس نے ملک مالک کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں ظلم و جبر کی ساری حدیں پار کر ڈالی ہیں، لیکن استعمال ہونے کے بعد ایک دن جنرل ضیاء کی طرح مار دیا جائے گا۔ یہ انصار عباسی لوگ جتنے بھی اٹھاتے رہے، انجام یہی ہے، بس کام نکلنے کی دیر ہے، ضرورت کے وقت وہ جو ہے نا باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ قرار دیتے ہیں۔ یہ جو مین مدعا ہے نا، یہ جو مین مدعا اردلی نے کہا ہے کہ جی 2018 اور 2024 کے الیکشن وہ ایک جیسے تھے، آڈٹ کرا لیں، پھانسی جرنیلوں کی بنے گی۔ اگر 2018 میں RTS بٹھا کے کسی کو جتوایا گیا، کس نے جتوایا؟ پھانسی دیں۔ 2024 میں فارم 47 دیے گئے، کس نے دیے؟ پھانسی دیں۔ کیا 2018 میں نون لیگ سے نشان چھینا گیا شیر کا؟ کیا 2018 میں نون لیگ کو کمپین نہیں کرنے دی گئی؟ کیا 2018 میں کاغذات نامزدگی چھینے گئے؟ کیا 2018 میں گھروں پہ چھاپے مارے گئے؟ کیا 2018 میں گھر توڑے گئے؟ امیدوار غائب کیے گئے؟ جھنڈے پر پابندی تھی؟ RTS بٹھانے سے پہلے PTI کی کتنی سیٹیں تھیں اور RTS بٹھانے کے بعد کتنی سیٹیں تھیں؟ اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تو عمران خان تو بنی گالہ میں تھے، عمران کا کیا لینا دینا دھاندلی سے؟ ہاں، آپ آڈٹ کروائیں، دنیا کے بہترین جج بلائیں، دنیا کی بہترین فارمز ہائر کریں اور ان کے سامنے ڈبے کھولیں، 18 کے بھی اور 24 کے بھی، کیونکہ اردلی نے خود مانا اسمبلی میں کہ جی اگر ہم جعلی ہیں تو 2018 والے بھی جعلی تھے۔ یہ سارے نونے کہتے ہیں، کس طرح جعلی تھے 2018 والے؟ کیا عمران کی ہوا نہیں چل رہی تھی؟ کیا عمران غیر معمولی جلسے نہیں کر رہے تھے؟ کیا پوری قوم امٹ امٹ کر عمران کے جلسوں میں نہیں آ رہی تھی؟ آپ لوگ جو ویلاگ سن رہے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ 2018 اور 2024 کا الیکشن ایک جیسا تھا، جہاں 1000 کو 1 لاکھ بنایا گیا؟ یا میں پنڈی میں رہتا ہوں، ساری کی ساری سیٹیں PTI نے جیتی اور لمبی لیڈ سے جیتی۔ اس طرح ہوئے 2018 میں؟ اگر ہوا بھی صحیح تو کس نے کیا؟ پھانسی دیں۔ باجوہ نے کیا؟ پھانسی چاڑو۔ فیض حمید نے کیا؟ پھانسی چاڑو۔ 2024 میں کس نے کیا؟ عاصم منیر نے پھانسی دیو، ندیم انجم نے پھانسی دیو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اور سارا سسٹم کس کا ہے؟ نون لیگ کا ہے یا PTI کا ہے؟ ساری بیوروکریسی کس کی ہے؟ سندھ میں کس کی ہے؟ سب کو پھانسیاں چاڑو۔ عمران آتا ہے تو عمران کو بھی چاڑو۔ یہی بات تو ہم روتے ہیں، رول آف لا کو تو ہم روتے ہیں، جرنیلوں کو باہر نکالنے پہ تو ہم روتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ 2018 کے الیکشن 2024 کی طرح تھے؟ شرم نہیں آئی اردلی کو، بٹ مین کو، چپڑاسی کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے؟ بہرحال یہ بات مان گئے کہ اگر ہم جعلی ہیں تو آپ بھی جعلی ہیں۔ اب یہ PTI پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہے کہ بنائیں کمیشن، چین سے بلوا لیں بندے، ایران سے بلوا لیں، امریکہ سے بلوا لیں، بنائیں کمیشن اور کریں، آڈٹ کریں کہ کون سا الیکشن کس طرح تھا۔ بہرحال یہ مان گیا ہے کہ جی ہم جعلی ہیں۔ اگر 2018 میں انجینئرنگ ہے، جرنیل پھانسی، 2024 میں انجینئرنگ ہے، جرنیل پھانسی۔ یہ جب تک کھمبوں پہ نہیں لٹکیں گے یہ معاملہ اسی طرح رہے گا۔ آڈٹ کروا لیں۔ اب ہم نے پیغام دینا ہے ان دلالوں کو جو امن کا چورن جو ہے، جو دلال امن کا چورن بیچتے ہیں، کوئی ان کو بتائے۔ کیا بتائے؟ جب گھر کی چادر چار دیواری کی حرمت کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر ایسے گھر، گلی، محلے، شہر سے امن نام کی فاختہ بھی اڑ جاتی ہے۔ جب کسی کا جوان بیٹا اغوا ہوتا ہے، مہینوں تو کبھی سالوں بعد اس کی تشدد شدہ مسخ لاش ملتی ہے تو اس کے ساتھ امن بھی مر جاتا ہے۔
जब पुरअमन इनकलाब की बात करने वाले नाहक झूठे मुकदमात में उम्र कैद तो कभी सैकड़ों बरस की सजा दी जाती है, तो उनके साथ ही हर अमन को उम्र भर की सजा हो जाती है। बाकी इनकलाब बचता है, इनकलाब का सिर्फ एक एक रंग बचता है, और वो रंग है सुर्ख रंग, और कुछ नहीं बचता। हर अमन का चूरन बेचने वाले दलालों को बताए कोई, जिस दिन नवाब नौरोज के बेटों को फांसी दी गई थी, जिस दिन अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया था, जिस दिन डॉक्टर शादिया का रेप किया गया था, उस दिन अमन का भी रेप हुआ था, फांसी हो गई थी, अमन शहीद हो गया था। वैसे अमन, वैसे ये दलाल जो चूरन बेच रहे हैं कि आप लोग अमन के मुखालिफ हैं, कौन कहता है हम अमन के मुखालिफ हैं? और क्यों मुखालिफ हैं? हम तरीकाकार के और जो अमन करवा रहे हैं उनको आईना दिखाते हैं। मैंने आपको कल नहीं बताया कि यास्मीन राशिद को 280 साल सजा हो गई है? 280 साल। क्यों? क्या किया यास्मीन राशिद ने? मारंग बलोच को उम्र कैद हो गई। क्या किया मारंग बलोच ने? वो चौधरी एजाज फिर अस्पताल पहुंच गए, उसके गुर्दे जवाब दे रहे हैं। क्यों? वो सरफराज चीमा इतना खूबसूरत, वो देखें उसकी क्या हालत हो गई है, उसका एक शोल्डर फ्रीज है। क्या किया सरफराज चीमा ने? तो फिर अमन कहां से अमन? जुल्म भी और अमन भी रहे। जुल्म में कहां अमन होता है? ये लोग तो 10 मुहर्रम को आशूर के दिन भी हुसैन को कहते कि अमन कायम करो, यजीद के साथ अमन कायम कर लो, हम सालसी करते हैं जी। तो अब जो अमन का चूरन बेचता नजर आता है, समझ जाएं यजीद के दरबार का दलाल है। इस सूरत अमन, इसके लिए मरियम सफदर के लिए अमन, आसफा के लिए अमन, अलीमा खान के लिए कोई अमन नहीं। कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी अंडा मारा जाता है। नून लीग के लिए अमन, पीपल्स पार्टी के लिए अमन, जरदारी के लौंडे के लिए अमन, जर्नैलों के लिए अमन, जर्नैलों की औलाद के लिए अमन। कभी बीएलए ने रुख किया पार्लियामेंट का? मैं तो उन दगड़ दल्ले बीएलए वालों पर हैरान हूं कि जो पार्लियामेंट का रुख नहीं करते। आज एक वो फिर सहाफी जो है ना, वो रवि ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने खबर दी थी कि जनरल इशफाक परवेज कियानी ने इमरान खान से मुलाकात की है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बीएलए वाले पार्लियामेंट है, क्यों नहीं आते? कसम खुदा की कौम उनके हाथ चूमेगी। मुश्तरका इजलास हो रहा हो कौमी असम्बली और सेनेट का, मुश्तरका इजलास, और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीएलए वाले इधर क्यों नहीं आते? बीएलए वाले भी दगड़ दल्ले हैं जो गरीबों पे जो है ना जुल्म करते हैं। इसके अलावा टीटीपी वाले दगड़ दले हैं, इतनी इतनी झांड रख के, वो इधर क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में घुस जाएं, जाती उमराह में घुस जाएं, बिलावल हाउस में घुस जाए। वो दगड़ दलो, और दगड़ दलो, रेडी वालों को मारते हो, और दगड़ दलो, रेडी वालों को मारते हो, मोचियों को मारते हो, नाइयों को मारते हो, पंजाबी शनाख्ती कार्ड चेक करके मारते हो। तो दगड़ दलो इधर आओ, सारे पंजाबी बैठे हैं इधर पार्लियामेंट में, इधर आओ ना। इधर क्यों नहीं आते? उधर गरीबों को मारने पे शेर हो। इनके लिए अमन है, अमन जी। तो अब जो अमन का चूरन बेचता नजर आता है, समझ जाएं यजीद के दरबार का दलाल है, बुज़दिल है, नागपत अंदेश है, जो समझ बैठा है ये आग जो शहर में गली गली घर घर लगी हुई है, घर उसका महफूज रहेगा। हवाएं कब किसी की गुलाम हुई हैं? हवाओं का तो काम है चलना, हवा चलेगी, रुख बदलेंगे। जो आलीशान महल खड़े हैं, लगाओ शर्त, वक्त लग सकता है पर यह तय है ये सब खाक होंगे। यहां पे खल्के खुदा राज करेगी, खल्के खुदा, और इन पे कब्जा करेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इन हालात में तुम अमन की बात करते हो कि जी अमन और ईरान अमन से रहे, अमेरिका और इजराइल अमन से रहें। ये सारी कोशिश अमेरिका को बचाने के लिए है कि अमेरिका को कम से कम शर्मिंदगी हो। हम किसके नुमाइंदे हैं? हम अमेरिका के नुमाइंदे हैं।
ایک میری بیگم اور ایک فیلڈ مارشل جے ڈی وینس نے کہا ہم تو پہلے دن سے ان کے نمائندے ہیں اور ہم امریکہ کو فیس سیونگ دینے کے چکر میں کون سا امن، اور آخر امن قطریوں نے کرایا۔ ایرانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں، یہ کس کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ 30 منٹ والا وعدہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔